रक्षित अपराजिता को कहता है, तुमने ये जो फैसला किया है म्यूचुअली डिवोर्स देने का, ये सही है। यहाँ पे अपराजिता थोड़ी सी मुस्कुराती है। रक्षित कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये फ़ैसला तुम्हारा सही है। यहाँ पे अपराजिता कहती है होपफुली सब कुछ ठीक हो, आप मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे। वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है और फिर अपराजिता कहती है थैंक यू, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रक्षित अकेले सोच रहा होता है कि ये तो चली गई, हमेशा ही चली जाती है। उतने में दुबे जी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तो उसे पकड़ के रखिए ना। यहाँ पे रक्षित पीछे मुड़ के देखता है तो दुबे जी को पूछता है आपका मतलब क्या है, क्या बात कर रहे हो। तभी वो कहते हैं सर आपका परसों बर्थडे है ना, तो उन्हें बुलाइए ना, पकड़ के रखिए, उनको बोलिए आपके बर्थडे के लिए वो आए। वैसे तो आप अपना बर्थडे बहुत ही प्राइवेटली मनाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए और बताइए अपने दिल की बात, कीजिए उनके साथ एंजॉय। यहाँ पे दुबे जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रक्षित वहीं पे सोचते हुए खड़ा होता है। वो कहता है अगर उसे बोलूँ तो पहला उसका जवाब तो ना ही होगा, नो। तो अब कैसे बोलूँ। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अपराजिता अपना काम कर रही होती है और ईरा वहाँ पे बैठ के किसी और से बात कर रही होती है। उतने में सबके मोबाइल्स बजते हैं, सब लोग अपने अपने मोबाइल्स देखते हैं तो रक्षित का मैसेज होता है उसके बर्थडे पार्टी पे। वो पूरे ऑफिस को बुलाता है इस वजह से क्योंकि अपराजिता भी आ जाए, अकेले वो आ नहीं सकती। यहाँ पे ये मैसेज देख के अपराजिता एकदम चौंक जाती है। ईरा रक्षित के कैबिन में चली जाती है उसे पूछने के लिए और वो बोलती है ये क्या रक्षित, तुमने सबको बुलाया अपने बर्थडे पार्टी पे। वो कहता है हाँ क्यों। वो कहती है तुम इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करोगे और इतने सारे लोग होंगे। वो कहता है इट्स ओके, मेरी पार्टी है, सब लोगों को मैंने इनवाइट किया है। वो बोलती है व्हाटएवर, और वो वहाँ से चली जाती है उसके कैबिन से। वैसे ही वो सोच ही रहा होता है, उतने में नॉक होता है, उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। यहाँ पे वो देखता है तो अपराजिता वो अंदर आती है और कहती है सॉरी सर, मैं आपके बर्थडे पार्टी पे नहीं आ सकती। यहाँ पे रक्षित पुटपुटाता है मुझे तो पता ही था, ना ही बोलेगी अब क्या। वो कहती है कुछ आप बोल रहे हैं क्या। वो कहता है नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो इतना कुछ बोलता है उसे कि उसे भी कंफ्यूज कर देता है और ये उसे समझ में नहीं आता है कि ये रक्षित क्या बोल रहा है। और वो उसको बोलता है कि तुम्हें तो आना ज़रूरी है, और वो मुंडी हिला के कुछ समझ में नहीं आया ऐसे वो वहाँ से चली जाती है। घर पे आती है, यहाँ पे उसकी माँ मालती तुलसी को दिया बत्ती लगा रही होती है। वो आती है, ऑटो से उतरती है अपराजिता और माँ को कहती है मैं अभी आती हूँ। वो कहती है उसकी माँ कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है ललित को मिलने जा रही हूँ, और वो वहाँ से उस तरफ जाती है जहाँ पे ललित रह रहा होता है। यहाँ पे उसके पापा देखने लगते हैं, तभी मालती कहती है देखा ललित जी से दामाद जी से मिलने गई है, लगता है उन दोनों में समझौता हो रहा है। और अपराजिता भी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हो गई, उसके पापा देख रहे होते। इतने में यहाँ पे अपराजिता ललित के घर पे आती है, नॉक करती है। तभी यहाँ पे उसकी माँ कहती है अरे बहू आ गई, बहू आ गई, अरे स्वागत करो। वो कहती है मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ, मैं ये देने आई हूँ, और ललित को डिवोर्स पेपर देती है। ललित देखता है और एकदम चौंक जाता है। उसकी माँ भी एकदम चौंक जाती है कि अपराजिता डिवोर्स पेपर्स लेके आई है। वो ललित जाता है आगे की तरफ और जहाँ पे भगवान का दिया होता है वहाँ पे वो पेपर्स जलाता है, और अपराजिता एकदम गौर से देखने लगती है। वो कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, और वो वहाँ पे भागती है उसकी तरफ वो पेपर्स लेने के लिए और वो आग बुझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ललित कहता है मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा पति रहूंगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे। और ये तो आरती करने के लायक है। और वो पेपर जिसमें आग लगा होता है वो आरती कर रहा होता है, और उसे एकदम से बाहर की तरफ वो देखता है तो इसके अपराजिता के माता पिता आते हैं। वो भी क्यों आए यहाँ पे यही समझ में नहीं आता। तभी ये शुरू हो जाता है बीबी जी तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये वो अपराजिता को समझ में नहीं आता। फिर वो कहता है आंटी जी आप बोलिए ना। तभी अपराजिता को समझ में आता है उसके माता पिता है इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। फिर ललित उसकी माँ की तरफ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आप समझाइए ना, अप्पू मुझे डिवोर्स देने जा रही है, मैं अप्पू से बहुत प्यार करता हूँ। ये वो अपराजिता गुस्से में ही खड़ी होती है। उसकी माँ उसे समझाने के लिए आती है, तभी अपराजिता गुस्से से वहाँ से निकल के अपने घर पे आ जाती है। उसके पीछे पीछे उसके माता पिता भी आते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है, तभी उसके पापा उसकी माँ को कहते हैं आप ये क्या कर रही है, आपको दिखाई नहीं देता अपराजिता कितनी टेंशन में है, उसे नहीं रहना है, वो मारता पीटता उसे कितना कुछ किया है, और आप ये चाहती है कि वो वापस उसके घर पे चली जाए। यहाँ पे उसकी माँ जो पागल है वो कहती है हाँ मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर ना टूटे, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उसने उनसे डिवोर्स दिया ललित को तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो और उसकी माँ वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके पापा बोलते हैं नर्मदा मैया क्या करना है, अब क्या करना है, तुम्हें तो समझाना है लेकिन समझा तो नहीं पा रहे हो। यहाँ पे रक्षित अपने घर में यहाँ से वहाँ कर रहा होता है और कहता है कि क्या अपराजिता ने उसे डिवोर्स दिया होगा, क्या चल रहा होगा। उतने में उसे कॉल आता है और वो अपराजिता का होता है। वो कहती है कि मैं वो कहता है हाँ क्या हुआ, उसने डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है सॉरी मैं बहुत लेट आपको फ़ोन कर रही हूँ, मुझे आपको इस वक्त फ़ोन नहीं करना चाहिए था। तभी रक्षित कहता है छठा रूल है फ्रेंडशिप का
कि फ्रेंड्स कभी भी अवेलेबल होते हैं, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, बोलो क्या हुआ। वो ललित ने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो कहती है नहीं। तो रक्षित कहता है उसने क्या किया, वो फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया या फ्लश कर दिया या उसे फेंक दिया या जला दिया, और दोनों बोलते हैं जला दिया। तभी यहाँ पे अपराजिता कहती है अगर आपको पता था वो ऐसा ही करेगा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। रक्षित कहता है अगर मैंने पहले बता दिया होता तो तुमने ये कदम उठाया होता। वो एकदम से रुकती है और सोचने लगती है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ये कदम उठाना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा, वो इतने आसानी से मानेगा नहीं। अभी फिर अपराजिता कहती है तो अब मैं आगे क्या करूँ। तभी रक्षित उसे कहता है कि ये देखो तुम ये म्यूचुअली उससे डिवोर्स लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो अब तो डोमेस्टिक वायलेंस के इसमें तुम डिवोर्स ले सकती हो, ऐसा केस उस पर डाल सकती हो। वो कहती है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता। और फिर रक्षित अपने पास्ट लाइफ में जाता है जब उसकी भाभी रवीना वो उसके बड़े भाई मोहित से जब डिवोर्स लेने वाली होती है, तभी ये जाता है उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो मानती नहीं है और ये सब चार्जेस लगाती है। इस वजह से उसे ये सब कुछ पता होता है और वो वही सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे रक्षित चुप होता है। यहाँ पे अपराजिता कहती है क्या हुआ, आप सुन रहे हैं ना। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे 2 मिनट सोचने का मौका तो दो, और तुम ये करोगी तो वो मान जाएगा, उसे ये डिवोर्स देना ही होगा। तभी अपराजिता कहती है मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें दोनों फैमिलीज आ जाएंगी ना, दोनों फैमिलीज पे कीचड़ उछलेगा और मैं ये नहीं चाहती। रक्षित वापस सोचता है कि उसने उसके भाभी को भी ये बात बोली होती है, लेकिन वो नहीं मानती। और अपराजिता जिसने सच में ये सब कुछ झेला है, वो इन सब का परिवार का सोच रही है। वो कहता है ये किस मिट्टी से बनी है। फिर वो कहता है कि अभी के लिए तुम्हारे परिवार को थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन वो बड़ी तकलीफ से कम होगी, इसलिए तुम सोचो। वो कहती है सही है। फिर वो कहता है अब तुम सो जाओ आराम से। वो कहती है मुझे एक नाम याद आ रहा है आपके लिए। वो कहता है पहले तो इलायची रख दिया है, अब क्या दालचीनी या गरम मसाला ऐसे कुछ रखना है। वो हंसती है और बोलती है नहीं, आपके लिए मैंने एक नाम सोचा है और वो है सारथी। वो एकदम से सोच में पड़ जाता है। वो कहती है जैसे अर्जुन का सारथी कृष्णा जी थे, वैसे ही आप मेरे सारथी हो। और फिर वो कहता है चलो चलो बस अब सो जाओ, कल सुबह सोच लेना और कोई नाम याद आता है तो। और वो मुस्कुराती है और फ़ोन दोनों जन बंद कर देते हैं। यहाँ पे बाहर उसके पापा मम्मी भाई बहन और उसकी बुआ सब बात कर रहे होते हैं। उसका भाई और उसकी बहन कह रहे होते हैं उसकी माँ से कि आपने ये सब कुछ दीदी के साथ क्यों किया, सही नहीं है, दीदी का साथ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मालती थोड़ी ना सुनने वाली है। उतने में फ़ोन बजता है और वो देखती है तो प्रमीला जी का फ़ोन होता है, ये छोटी बेटी की ससुराल से। वो उठाती है, स्पीकर पे डालती है। तभी वो कहती है आपने मुझे बताया नहीं कि अपराजिता के पति भी वहाँ पे रहने आए हैं, और वो सब बोल रही होती है। तभी ये अपराजिता की माँ उन्हें झूठ कहती है कि अपराजिता को तो अब जॉब लगी है ना, इस वजह से वो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, अब वो सब साथ में ही रहेंगे। आप आएंगी ना कल तो आप मिल लीजिए। वो कहती है हाँ हाँ मैं मिलूंगी, मैंने अपराजिता की सास से कभी बात नहीं की है, मिली नहीं हूँ तो मिल लूँगी। वो कहती है हाँ हाँ। यहाँ पे आराध्या कहती है आपने उन्हें क्यों बुलाया। वो कहती है कि हम लड़की वाले, हमें रीति रिवाज सब अच्छे से करने चाहिए, वो कल आएंगे तभी हमें ये सब कुछ अच्छे से करना ही होगा। यहाँ पे वो गुस्से से चली जाती है और ये सब लोग सोचने बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह अपराजिता ऑफिस जा रही होती है। उतने में उसकी माँ कहती है आज तू नहीं जाएगी तो नहीं चलेगा। वो कहती है क्यों माँ, मैंने अभी तो कहा था कि मेरी नई जॉब है। वो कहती है कि देखो जमाई आ रहे हैं, ससुराल वाले आ रहे हैं आराध्या के, तो खाना बनाने के लिए मैं अकेली हूँ, छोटी बेटी को लेना चाहिए ना। वो कहती है मैं छुट्टी तो नहीं ले सकती लेकिन हाफ डे आऊँगी। वो कहती है ठीक है। यहाँ ऑफिस में अपराजिता वो एचआर से पूछती है कि मैं हाफ डे ले सकती हूँ। वो कहते हैं कि अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो हम दे नहीं सकते, लेकिन हाँ आपने वो फायर एक्सीडेंट के बाद आपने ली नहीं थी तो आपको ये हाफ डे दिया जाता है। वो खुश हो जाती है और अपने डेस्क पे आके बैठ जाती है। और ये सारी बातें ईरा तो सुनती ही है, उसे तो सुनना ही है क्योंकि उसे परेशान जो करना है। वो उसे परेशान करने के लिए कुछ फाइल्स लेके आती है और कहती है कि ये रक्षित के पिताजी ने डिज़ाइंस किए तो मुझे ये सही से वापस करके दो। वो कहती है लेकिन मुझे तो वो कहती है क्या मुझे चाहिए आज के आज, मतलब चाहिए, करके ही तुम जाओगी। और वो वहाँ से निकल जाती है। एक लड़की के पास आती है जो उसकी चुगलखोर फ्रेंड होती है। वो कहती है ईरा को कि आप तो इसको निकाल के ही रहोगी, और दोनों जन हंस रहे होते हैं। अपराजिता वो डिज़ाइंस का बना रही होती है और फटाफट काम कर रही होती है क्योंकि उससे जाना होता है। उतने में ईरा का मैसेज आता है, वो उसको टाइप करके जो उसको चाहिए वो दे देती है। फिर रक्षित का मैसेज आता है आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम आओगी ना। वो कहती है नहीं सॉरी मुझे बहुत काम है, आज जल्दी भी जाना है। वो दोनों के साथ एक साथ ही चैट कर रही होती है, इसलिए कन्फ्यूज़ भी हो रही होती है किसको क्या भेज रही है। यहाँ पर रक्षित कहता है ऐसे कैसे, मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम एक काम करो ये काम ख़त्म करो और फिर मेरे साथ चलो, और तुम्हें हाफ डे जाना है तो तुम क्या कर रही हो। ऐसे वो कर रही होती है कि ईरा मैम ने तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया है, वो ऐसे ही है वैसी है। और उतने में रक्षित पीछे से उसे आवाज़ लगाता है। वो बोलती है आप यहाँ पे हो तो मैंने मैसेज किसको किया। और वो देखने लगती है तो जो रक्षित को ईरा बारे में मैसेज किया होता है
वो रक्षित को नहीं बल्कि इरा को ही जाता है और वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है क्या, मैंने मैसेज किसको किया, इरा मैम को ही मैसेज कर दिया। वो बोलते क्या, और वो भी उस मैसेज को देखने लगता है और बोलते अरे अरे तुमने ये क्या किया, और वो भी पैनिक हो जाता है। दोनों जन एकदम से डर जाते हैं कि ये मैसेज जो इरा को गया है वो गलती से इरा को गया है, रक्षित को भेजना चाहिए था, और वो दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं।